विपक्ष के लोग पीएम मोदी की लोकप्रियता से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देश के लोगों को सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी पर भरोसा है। क्योंकि सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी लगातार देश हित में काम कर रहे हैं। पीएम मोदी की नीतियों की वजह से आज देश के लोगों को काफी फायदा हो रहा है। पीएम मोदी ने इस देश के लिए जितना काम किया है, शायद ही आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने किया होगा। इसलिए आज देश के लोग मजबूती के साथ पीएम मोदी के साथ खड़े हैं, जिसकी वजह से विपक्ष की लगातार हार हो रही है। लेकिन राहुल गांधी अपनी हार को वोट चोरी से जोड़ रहे हैं। लगातार मिल रही हार से परेशान राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी की वजह से वो चुनाव हार रहे हैं। लेकिन वोट चोरी को लेकर ना तो वो सबूत दे रहे हैं, ना ही हलफनामा दे रहे हैं और ना ही कोर्ट जा रहे हैं। अगर वाकई उन्हें लगता है कि वोट चोरी हो रही है और उनके पास सबूत है, तो उन्हें कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाना चाहिए। लेकिन कोर्ट न जाकर राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि उनके आरोपों में कोई दम नहीं है। वही जब विपक्ष के लोग पीएम मोदी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके समर्थक जो कर रहे हैं उससे सब हैरान हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पर हत्या के आरोप में मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये मामला नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए 2019 से जुड़ा था। याचिकाकर्ता अधिवक्ता पूरन चंद सेन ने सीएए के विरोध में हुई हत्या वाले अपने दावे से जुड़े कोई सबूत कोर्ट में पेश नहीं किए। उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने लोग मारे गए, कौन घायल हुआ और कहां घटना हुई। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के आरोप केवल उनके भ्रम और पक्षपातपूर्ण सोच का नतीजा है। कोई समझदार व्यक्ति ऐसे बेबुनियाद और बेतुके आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करने की मांग नहीं कर सकता। दर्शकों, विपक्ष के लोग सिर्फ आरोप लगाते हैं, लेकिन जब वो कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में उनके आरोप धराशायी हो जाते हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर कोर्ट नहीं जा रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट से उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी। दर्शकों, राहुल गांधी जो भी आरोप लगाएं, लेकिन आप दर्शक किसके साथ हैं? अगर आपको पीएम मोदी पर भरोसा है तो कमेंट में यस और पीएम मोदी जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि राहुल गांधी के लिए क्या बुरी खबर आई है। इसके अलावा दूसरे खबरों के बारे में भी बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। देश बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस राज्य में करोड़ों घर अंधेरे में थे, ये कहकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया है। पीएम मोदी ने बांसवाड़ा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान की धरती से आज बिजली क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। देश बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इस रफ्तार में देश का हर हिस्सा शामिल है। हर राज्य को प्राथमिकता दी जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने विकास का काम नहीं किया, उसने बिजली के महत्व पर ध्यान ही नहीं दिया। 2014 से पहले तक कई घंटों तक बिजली नहीं रहती थी। जब 2014 में आपने मुझे सेवा का अवसर दिया और जब मैंने दायित्व संभाला, तब भारत के 2.5 करोड़ ऐसे घर थे जहां बिजली का कनेक्शन नहीं था। 2014 में हमने इन इलाकों को बदलने का संकल्प लिया और हमने देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाई। दर्शकों, एक तरफ पीएम मोदी इस बात को लेकर बयान देते हैं कि वो देश को कैसे आगे ले जा रहे हैं और उनके पास देश को विकास की पटरी पर दौड़ाने के लिए क्या नीति है। लेकिन कांग्रेस के नेता वोट चोरी का राग अलाप रहे हैं, लेकिन कोई सबूत भी नहीं दे पा रहे हैं, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी के बाद अब शिवसेना यूबीटी के नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने वोट चोरी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात कही है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि वो पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कथित गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग की कमियों को उजागर करेंगे। दरअसल इससे पहले राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए वोट चोरी की है। दरअसल मुंबई में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उद्धव सेना के नेता आदित्य ठाकरे ने ये दावा किया है। उन्होंने राहुल गांधी की तरह चुनाव आयोग को एक्सपोज करने की बात कही है। उनका कहना है कि ये बताएंगे कि पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में क्या गड़बड़ियां हुई थी। लेकिन दर्शकों, आदित्य ठाकरे से पहले प्रकाश आंबेडकर महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी को लेकर आरोप लगाकर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। लेकिन हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी महाराष्ट्र चुनाव में हुई धांधली के आरोप को खारिज कर चुका है। दर्शकों, आज के विपक्ष के पास मोदी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं।
लेकिन चुनाव से पहले वो कुछ नहीं कहते हैं, जीत के बाद चुप्पी साध लेते हैं और नतीजे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन हार होती है तो कभी ईवीएम तो कभी वोट चोरी का राग अलापने लगते हैं। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने भी केंद्र की एनडीए सरकार और चुनाव आयोग के विभिन्न मुद्दों को लेकर कड़ी आलोचना की। उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कहा कि ये सिर्फ मताधिकार छीनने का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये उन गरीब, दलित, आदिवासी सहित अन्य लोगों से वे तमाम लाभ छीनने का मुद्दा भी है जो उन्हें सरकार देती है। वोट कटने के साथ साथ इन लोगों के खाद्य वितरण के पीडीएस सहित अन्य योजनाओं के लाभ से भी वंचित कर दिया जाएगा। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसे लेकर अब चुनाव आयोग में हलचल तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग का डेलीगेशन अक्टूबर के पहले सप्ताह में बिहार का दौरा करेगा और चुनावी तैयारियों का जायजा लेगा। वहीं इलेक्शन कमीशन के डेलीगेशन के वापस लौटते ही किसी भी दिन बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव से पहले वोटों की गिनती की प्रक्रिया के कानून में बड़ा बदलाव किया है। अब ईवीएम के अंतिम 2 राउंड की गिनती तभी शुरू होगी जब बैलेट पेपर की गिनती पूरी हो जाएगी। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे डाक मतपत्रों की गिनती की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाया गया है। वहीं चुनाव आयोग ने अपने ईसीआई नेट पोर्टल और ऐप से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, नाम डिलीट करवाने या वोटर लिस्ट से संबंधित अन्य वोटर लिस्ट से संबंधित कोई ऑनलाइन काम कराने के लिए आवेदन करने के एक नया फीचर के लिए ई साइन शुरू किया है। इसमें आवेदन करने वालों को अपना आधार से जुड़े मोबाइल नंबर का ही इस्तेमाल करना होगा। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की युवाओं को वोट चोरी रोकने की अपील पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि आज की पीढ़ी खाली नारों में नहीं, काम में विश्वास रखती है। जेन जी को ना तो प्रदर्शन का वक्त है और ना ही राहुल गांधी की बातों में कोई रुचि है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें फिरोजाबाद के एक विद्यालय में रामलीला उत्सव पर रोक लगाई गई थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने विद्यालय में छात्रों को परेशानी न होने के इस शर्त पर रामलीला की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि ये रामलीला पिछले 100 वर्षों से चली आ रही है। वहीं लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर बुधवार को हिंसक प्रदर्शन हुए थे। वहीं अब गृह मंत्रालय ने कार्रवाई तेज कर दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के भड़काऊ बयानों ने भीड़ को उकसाया है। वहीं अब सोनम वांगचुक की चिंता बढ़ गई है। अब उन्हें गिरफ्तारी को लेकर चिंता सताने लगी है, जिसके बाद अब उन्होंने गृह मंत्रालय के कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे बलि का बकरा बनाने की रणनीति बताया। सोनम वांगचुक ने गुरुवार को कहा कि उनका जेल में रहना सरकार के लिए ज्यादा समस्या पैदा कर सकता है। गृह मंत्रालय के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए वांगचुक ने कहा कि वो करे पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। दर्शकों, पीएम नरेंद्र मोदी लगातार अपने फैसलों से चौंकाते रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी के इस फैसले के बारे में आगे बताएंगे। उसके पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि भाजपा चाहे जितना भी झूठ और ध्यान भटकाने की कोशिश करे, हम अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े समाज को उनका पूरा हक दिलाने के लिए संकल्पित हैं। बिहार में अति पिछड़ा समाज को मजबूत बनाने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए हमने अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र में ठोस वादे किए हैं। शिक्षा उन समुदायों की प्रगति का सबसे बड़ा साधन है, इसीलिए इस क्षेत्र में उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए विशेष संकल्प है। अब प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी आरक्षण लागू होगा। प्राइवेट स्कूलों की आरक्षित आधी सीटें एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी बच्चों को मिलेंगी और नियुक्तियों में नॉन फाउंड सूटेबल जैसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था खत्म होगी। ये सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि अति पिछड़ों की बराबरी और सम्मान की लड़ाई है। यही है सच्चा सामाजिक न्याय और समान विकास की गारंटी। दर्शकों, जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं वहां जाकर राहुल गांधी सामाजिक न्याय और गारंटी की बात करने लगते हैं, लेकिन जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहां की समस्याओं को लेकर वो चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन पीएम मोदी चुनाव देखकर फैसले नहीं लेते। लोकसभा चुनाव होने में अभी काफी वक्त है, लेकिन पीएम मोदी एक के बाद एक जबरदस्त फैसले लेते जा रहे हैं। दरअसल जीएसटी दरों में और कटौती की जा सकती है। पीएम मोदी ने इसका संकेत दिया है। 8 साल पहले शुरू हुई जीएसटी व्यवस्था में हाल ही में सबसे बड़ा बदलाव किया गया था। जीएसटी काउंसिल ने करीब 400 आइटम पर जीएसटी दरों में कटौती का फैसला लिया था, जो 22 सितंबर को नवरात्रि के पहले दिन लागू हुआ। मोदी का कहना है कि जैसे जैसे देश के आर्थिक तौर पर मजबूत होता जाएगा, वैसे वैसे टैक्स का बोझ कम होता जाएगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी में हुए बदलाव भारत की ग्रोथ स्टोरी को नए पंख देने वाले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हैं। पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करने के लिए कहा कि आज देश जीएसटी उत्सव मना रहा है, लेकिन हम यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं। 2017 में हमने जीएसटी लाकर आर्थिक मजबूती का काम किया था। इस साल फिर आए हैं, जिससे
आर्थिक मजबूती होगी। जैसे जैसे आर्थिक मजबूती बढ़ेगी, लोगों पर टैक्स का बोझ कम होता जाएगा। देशवासियों के आशीर्वाद से जीएसटी सुधारों का सिलसिला चलता रहेगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि दुनिया भर की कंपनियों को भारत में निवेश करने का न्योता देते हुए ये कहा कि भारत में ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं जो सबके साथ लेकर चलते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर की कंपनियों को भारत में निवेश करने का हम न्योता देते हैं। भारत ने ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं जो सबको साथ लेकर चलते हैं। इनमें यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर, ओएनडीसी ये सबसे बड़े मौके दे रहे हैं। इनका मंत्र है प्लेटफॉर्म्स फॉर ऑल, प्रोग्रेस फॉर ऑल। दुनिया में हो रही उथल पुथल और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की ग्रोथ आकर्षक है। वहीं पीएम मोदी ने स्वदेशी पर जोर देते हुए कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। हर वो प्रोडक्ट जो हम भारत में बना सकते हैं वो हम भारत में ही बनाएंगे। उन्होंने कहा भारत में हम एक वाइब्रेंट डिफेंस सेक्टर डेवलप कर रहे हैं। पुर्जे पुर्जे पर मेड इन इंडिया की छाप होगी। हम ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं। दर्शकों, एक तरफ पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि जीएसटी दरों में और कटौती की जा सकती है, लेकिन राहुल गांधी वही वोट चोरी के बयान पर कायम है और हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं। दर्शकों, वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी के लिए बुरी खबर आई है। दरअसल बिहार में एक तरफ जहां एनडीए और महागठबंधन आमने सामने गठबंधन को मजबूत करने में जुटे हैं, इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की हलचल तेज हो गई है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही खेमों में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा जारी है, लेकिन अभी तक किसी भी नतीजे पर बात नहीं बन पाई है। वह इस बीच एक ताजा सर्वे आया है जिसने चुनावी माहौल को और दिलचस्प बना दिया है। अब इस इंडिया ने टेबल ऑफ बिहार 2025 नाम से एक सर्वे किया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि यह सर्वे क्या कहता है और इसके आंकड़े क्या है। दर्शकों, पूर्णिया में 24 सीटें हैं और मुस्लिमों की आबादी करीब 46% है, जबकि अनुसूचित जाति की आबादी 14% है। इस इंडिया के ताजा सर्वे के मुताबिक यहाँ 2025 में एनडीए की सीटों में कोई बदलाव होता नहीं दिख रहा है। साल 2020 में एनडीए को यहां 12 सीटें और 36% वोट मिले थे, जिसमें फिलहाल बदलाव नहीं होता दिख रहा है। जबकि महागठबंधन इस बार आगे बताया जा रहा है, जिसे 2020 में 7 सीटें मिली थी और 36% वोट प्रतिशत था। अन्य के खाते में 5 सीटें गई थी और 28% वोट मिले थे। यहाँ जनसुराज का उतना प्रभाव नहीं दिख रहा है। वहीं बिहार के सारण इलाके में 24 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ 15% मुस्लिम आबादी है और उतनी ही अनुसूचित जाति की आबादी भी है। यहाँ इस बार भी एनडीए और महागठबंधन बराबरी पर लड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस बार इन दोनों के बीच यहाँ कोई बदलाव होता नहीं दिख रहा है। साल 2020 में एनडीए को यहाँ 9 सीटें मिली थी और महागठबंधन ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार जनसुराज की इन सभी सीटों पर मजबूत पकड़ बताई जा रही है। वहीं पटना क्षेत्र में 21 विधानसभा सीटें हैं और मुस्लिमों की आबादी 7% और अनुसूचित जाति की आबादी यहां करीब 22% है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को यहां 11 सीटें मिली थी और 39% वोट शेयर था। वहीं महागठबंधन को 10 सीटें मिली थी और 38% वोट मिले थे। इस बार भी इसमें कोई बदलाव होता नहीं दिख रहा है। पीके की जनसुराज की यहाँ मजबूत पकड़ बताई जा रही है। ऐसे में इस बार वो यहाँ बड़ा उलटफेर कर सकती है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ओवरऑल बात करें तो एनडीए 47 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। वहीं 19 सीटों पर महागठबंधन आगे बताया जा रहा है। इस बार भी 2020 वाली स्थिति नजर आ रही है। वहीं बिहार की सियासत में मुस्लिम वोटरों की अहम भूमिका रही है। राज्य की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 17% है। 2020 के चुनाव में इस समुदाय के करीब 75% वोट महागठबंधन को मिले थे, जबकि 17% वोट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में गए थे। यही बंटवारा कई सीटों पर महागठबंधन को भारी पड़ा। इस बार भी अभी तक एआईएमआईएम के साथ तेजस्वी यादव की पार्टी ने हाथ नहीं मिलाया है। वही सर्वे बताते हैं कि मुस्लिम समुदाय में असंतोष की एक बड़ी वजह है राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की हाल ही में वोटर अधिकार यात्रा में मुस्लिम नेताओं को पर्याप्त जगह न मिलने से असंतोष बढ़ा है। समुदाय का एक बड़ा हिस्सा टिकट बंटवारे में अधिक हिस्सेदारी और डिप्टी सीएम की मांग कर रहा है। अगर महागठबंधन ने समय रहते उनकी नाराजगी दूर नहीं की तो इसका सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता है। तो देखा आपने कैसे सर्वे के मुताबिक इस बार भी वही स्थिति है जो 2020 के विधानसभा चुनाव में थी। वह इस बार चिराग पासवान भी एनडीए के साथ है। ऐसे में इस बार एनडीए को बड़ी जीत मिल सकती है। दर्शकों, विपक्ष की हार उनके फैसलों और एनडीए सरकार की सफल नीतियों की वजह से होती है, लेकिन अगर बिहार में भी विपक्ष की हार होती है तो राहुल गांधी और विपक्ष के लोग एक बार फिर वोट चोरी का राग अलापते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें